वेलकम टू द CPC लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, लास्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ CPC और सेक्शन 1 को डिस्कस कर चुके हुए हैं और आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 2 को डिटेल के साथ देखेंगे। ऑल दो कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये सेक्शन जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि मैं इसको आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। बहरहाल ये जो डेफिनेशंस वाला सेक्शन होता है ये किस लिए होता है? देखें जी, जब भी कोई कानून, कोई एक्ट या जो भी कोई ऑर्डर पास होगा तो उसमें एक डेफिनेशन क्लॉज को रखा जाएगा। वो इसलिए कि चंद एक अल्फाज वहाँ पर एक्सप्लेन किए गए होंगे कि नेक्स्ट जब भी ये अल्फाज यूज़ किए जाएंगे इस एक्ट के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर, इस कानून के अंदर, तो इनका मतलब जो है वो स्पेसिफिक होगा। जैसे कोड से मुराद कुछ भी हो सकता है। अब लिटरल मीनिंग कोड का कुछ और है, लेकिन यहाँ पर CPC का जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 है वो कहती है कोड इंक्लूड रूल्स। अब इससे क्या मुराद है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब उस कानून के हवाले से सेट करके वो डेफिनेशन वाली क्लॉज में डाल दिया जाता है कि जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में दी गई तारीफ़ के मुताबिक ही होगा। अगर हम डेफिनेशन क्लॉज को छोड़ देते हैं तो फिर उस फर्दर कानून को समझने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आ जाए जी, सेक्शन 2 क्लास 1 जो है वो डिफ़ाइन कर रही है कोड को। कोड क्या होता है जी? वो कहती है कोड इंक्लूड रूल्स। अब मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि जनाबे वाला जो CPC है उसके दो पार्ट्स हैं, एक सेक्शन वाला और दूसरा रूल्स वाला, ऑर्डर्स वाला। यानी कि तो सेक्शन और ऑर्डर्स मिलाकर उनके लिए कोड का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा। यानी CPC में जब भी कहीं पर कोड का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा तो उससे मुराद सेक्शंस भी होंगे और ऑर्डर्स भी होंगे। तो इसलिए कोड इंक्लूड रूल्स, यानी कोड के अंदर रूल्स भी शामिल हैं। ये है जी जनाबे वाला सेक्शन 2 क्लास जनाबे वाला 1। उसके बाद है जी क्लास 2। ये किसके साथ डील करती है? ये डिक्री के साथ डील करती है, क्लास 2। अब डिक्री एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिक्री के लिए उर्दू में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है डिग्री। क्या जी? डिग्री। अब मैं बेयर एक्ट की वर्डिंग आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके पास भी बेयर एक्ट खुला हुआ होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताता जाऊँ वो हाईलाइट करते जाएँ, उनके मीनिंग लिखते जाएँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिक्री क्या है जी? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है जी? जब भी हम ऐसे किसी को कह दें यार फ़लाँ काम कर दो, फ़लाँ कर दो, तो वो इनफॉर्मल वे है। लेकिन हम रिटन फॉर्म में जनाबे वाला लिख कर नीचे अपने सिग्नेचर और स्टैंप लगा कर भेज दें तो वो फॉर्मल वे होगा। ठीक है जी? वो कहता है फॉर्मल वे ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है जी? कोई कानूनी तजवीज़, कोई कानूनी फ़ैसला, कोई लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन, उसको एडजुडिकेशन कहते हैं। वो कहते हैं किसी एडजुडिकेशन को जब फॉर्मल वे में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो डिक्री है। लेकिन किस चीज़ की एडजुडिकेशन, किस चीज़ का फैसला, तो वो आगे पढ़ें। विच सो फॉर एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। कि जब भी अदालत में कोई सूट फाइल किया जाएगा, कोई सूट अदालत में आएगा, तो उस सूट में किसी पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन करके जो एक्सप्रेस वे में जो है फॉर्मल वे में एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसका नाम डिक्री है। मिसाल के तौर पर A ने जो है B के ऊपर सूट फाइल कर दिया। ठीक है जी? B के ऊपर सूट फाइल कर दिया। अब अदालत ने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी, इन दोनों के सबूतों और गवाहों को देखा और फिर इस A के हक़ में फ़ैसला कर दिया। ठीक है जी? इस A के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। अब जिसके हक़ में फ़ैसला सुनाया जा रहा है तो उसके लिए कुछ उसके राइट्स जो है वो डिटरमाइन किए जा रहे हैं कि भाई A के राइट बन रहे हैं कि ये चीज़ A को दे दी जाए। अब जब ये फ़ैसला होगा, डिक्री तो इसके हक़ में हो गई, फिर वो फ़ैसला लिखा जाएगा एक्सप्रेस वे में, जो है फॉर्मल वे में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। सिंपल अल्फाज में जो भी फ़ैसला मैटर इन कंट्रोवर्सी अदालत के सामने आएगा और अदालत उन दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जिसकी फेवर में वो फैसला देगी, जिसके राइट्स डिक्लेयर करेगी, उसको फॉर्मल वे में एक्सप्रेस करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली डिक्री कहलाता है। ये हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। आगे आ जाएं जी। एंड मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल। डिक्री जो है
वो इब्तदाई भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है। इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। वो कहता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री में शामिल होगी अंडर सेक्शन 144, यानी 144 के तहत जो एप्लीकेशन है, 144 सेक्शन को हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। वैसे ये एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन होती है, ये क्या होता है इसको अगर मैं पढ़े तो फिर ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यानी 144 के तहत अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है वो रिजेक्ट हो गई है तो वो भी डिक्री ही होगी। और ऑर्डर 21 के जो रूल्स हैं 60, 98, 99, 101, 103, इसके तहत अगर कोई जनाब वाला एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो रही है तो वो भी डिक्री होगी। ऑर्डर 21 जो है वे ये बेसिकली एग्जीक्यूशन के साथ डील करता है। जब डिक्री किसी के हक में होती है तो उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, तो ये ऑर्डर 21 जो है एग्जीक्यूशन के साथ डील करता है। तो वो कहता है जब कोई मैटर कंट्रोवर्सी में अदालत के सामने आएगा और उस मैटर को सुनने के बाद अदालत एक पार्टी के राइट्स डिटरमाइन करके उसको फॉर्मल वे में एक्सप्रेस करेगी उसकी एडजुडिकेशन को, तो वो बेसिकली डिक्री कहलाएगा। उसके बाद है जी शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ठीक है, वो कहते हैं नीचे दो बातें उसने बताई हैं कि ये चीज़ें डिक्री नहीं होंगी। पहली बात उसने बताई है कि अगर किसी ऑर्डर की एडजुडिकेशन होती है, ठीक है, और उसके ऊपर आप अपील ऐसे करते हैं जैसे अपील करना आपका हक हो, तो वो भी डिक्री नहीं है। अब ये क्यों है, देखें मेरी जान, जब ऑर्डर पास होता है ना ऑर्डर, तो ऑर्डर के ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, आपने रिवीजन करनी होती है। यानी हायर कोर्ट में आप एक निगरानी फाइल करते हैं, अपील नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है जिसके ऊपर आपको अपील करने का राइट मिल जाता है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा शहादत नहीं पेश करता तो उसका शहादत को जो राइट है वो क्लोज़ कर दिया जाता है, तो उसके लिए आपको अपील करनी पड़ती है हायर कोर्ट में। तो अगर उसके बारे में कोई फैसला आता है तो वो डिक्री नहीं है। यानी ऐसा कोई ऑर्डर जिसके ऊपर आप अपील बतौर अपील करते हैं, यानी आप निगरानी नहीं करते, आप अपील करते हैं, तो वो वाला जो फैसला है वो भी डिक्री नहीं होगा। और उसके बाद वो कहते हैं एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट की वजह से कोई डिसमिसल हो गया है तो वो भी डिक्री नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मुद्दई का काम है दावा दायर करने के बाद वो जनाबे वाला समन करे, ठीक है जी, अब वो समन करने में नाकाम रहता, समन से मुराद है कि दूसरी पार्टी को बुलावा भेजा जाता है कि डिफेंडेंट को भाई आपके ख़िलाफ़ सूट फाइल हो गया है, आप आएँ, उसके लिए एक फ़र्द तलबाना जमा करवाया जाता है। ये तो इंशाल्लाह जब आप कोर्ट्स में जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फर्दर ये चीज़ें एक्सप्लेन होना शुरू हो जाएंगी। तो अब अगर वो जो है समन सर्व नहीं करवाता या उसमें करवाने में नाकाम हो जाता है तो अदालत अदम पैरवी में खारिज कर देती है मुद्दई का दावा। अब जब अदम पैरवी में खारिज होता है तो वो भी डिक्री नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में वो कहता है अ डिक्री इज़ प्रिलिमिनरी, वो डिक्री इब्तदाई कहलाएगी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ, के किसी फैसले को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ ना करे। वो डिक्री जो पास होने के बाद फर्दर प्रोसीडिंग चलती रहे वो कहलाएगी प्रिलिमिनरी डिक्री। एंड इट इज़ फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, और अगर वो एडजुडिकेशन कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दे सूट को और फाइल दाखिल दफ्तर हो जाए तो वो फाइनल डिक्री कहलाएगी। इट में भी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, ये जुज़वी तौर पर जो है इब्तदाई और जुज़वी तौर पर फाइनल भी हो सकती है। उसके बाद है जी डिक्री होल्डर, सेक्शन 2 क्लॉज 3 किस चीज़ के साथ डील करती है जी, डिक्री होल्डर के साथ। डिक्री होल्डर क्या होता है, इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है डिग्रीदार, ऐसा बंदा जिसकी फेवर में डिग्री पास की गई हो वो डिग्रीदार है। उसके बाद हम क्लॉज 10 भी इसके साथ डिस्कस करेंगे, वो जजमेंट डेटर के साथ डील करती है। किस चीज़ के साथ जी, जजमेंट डेटर। इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उर्दू में मदयून डिग्री। अच्छा, मैं आपकी एक इस्लाह करता चलूँ कि इसके लिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो मदयून लिखते हैं, मदयून डिग्री, ये लफ्ज़ बिल्कुल गलत है जी। उर्दू में इस तरीके का कोई लफ्ज़ नहीं है। मदयून, इमला भी इसकी ये है और पढ़ा भी इसको मदयून जाएगा, मदयून नहीं है, ठीक है जी, और ना ये इसकी इमला है, तो ये अपनी इस्लाह कर लें, मदयून डिग्री। अब इसके लिए हम फिर वो देख लेते हैं जनाबे वाला
बेयर एक्ट की लैंग्वेज को, डिक्री होल्डर क्या होता है? डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। वो बंदा जिसकी फेवर में डिक्री पास हुई वो बंदा जनाबे वाला डिक्रीदार है या डिक्री होल्डर कहलाएगा। अब इस केस में ए की फेवर में डिक्री पास हुई थी तो ये बेसिकली जो ए है ये डिक्री होल्डर है। उसके बाद जजमेंट डेटर, अगर आप क्लॉज 10 देखें तो वो जजमेंट डेटर के साथ डील करती है। वो कहता है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास होगी वो बंदा जजमेंट डेटर होगा। अब इस केस में जजमेंट डेटर कौन है? ये रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बी, क्योंकि बी के अगेंस्ट डिक्री पास हुई थी तो जिसके अगेंस्ट डिक्री पास होगी वो जजमेंट डेटर होगा, जिसकी फेवर में डिक्री पास होगी वो डिक्री होल्डर होगा। अब इसमें फर्दर वो कहता है, आ जाएं जी क्लास 3 के ऊपर, इसकी सेकंड पोर्शन में आ जाएं। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। वो बंदा जिसके हक में डिक्री पास हो या कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जो एग्जीक्यूट करवाया जा सके तो वो बंदा डिक्री होल्डर है। मिसाल के तौर पर ए जो है, ए की डेथ हो गई तो ए का लीगल ईयर कौन बन गया? सी। ठीक है जी। अब डिक्री पास हुई थी ए की फेवर में, लेकिन उस डिक्री को एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है? सी, क्योंकि बतौर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल ईयर जनाबे वाला ए ने अदालत में जाना है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ए के मरने के बाद उसका जो बेटा होगा जो एग्जीक्यूट करवा रहा है वो बंदा डिक्री होल्डर ही कहलाएगा, यानी वो भी डिक्री होल्डर ही होगा। बेशक उसके फादर की फेवर में पास हुई थी लेकिन चूंकि एग्जीक्यूट करवाने का हक अब उसके पास आ गया है तो वो डिक्री होल्डर है। और जजमेंट डेटर के केस में भी ऐसे है। मिसाल के तौर पर इधर ए की डेथ हो गई, इस केस में जो है जनाबे वाला बी की डेथ हो गई, इसका बेटा है डी। अब एग्जीक्यूशन ए ने डी के खिलाफ फाइल करनी है क्योंकि जनाबे वाला एग्जीक्यूशन में डी आएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई थी, ये इसकी डेथ हो गई। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल ईयर कौन है? डी है। तो जो डी है वो जजमेंट डेटर बन जाएगा। बेसिकली डिक्री तो बी की अगेंस्ट पास हुई थी लेकिन उसके मरने के बाद जो उसका बेटा डी है पड़ा वो जजमेंट डेटर बन जाएगा। जजमेंट डेटर में वो कहता है जजमेंट डेटर मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट whom a डिग्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जिसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके तो वो भी डिग्री कहलाता है। जिसकी फेवर में डिग्री पास होगी वो डिग्रीदार है, या कोई ऐसा ऑर्डर जिसको एग्जीक्यूट करवाया जाए और जिसके अगेंस्ट जजमेंट पास होगी वो बंदा जजमेंट डेटर है। उसके अगेंस्ट अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है जिसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है तो वो बंदा भी जजमेंट डेटर ही होगा। उसके बाद जनाबे वाला क्लास 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ डील करती है। इसकी भी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं जी। क्लॉज 4 कहती है कि डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन की जो लोकल लिमिट्स हैं, लोकल हदूद, ठीक है, मकामी हदूद जो बयान कर दी गई हैं किस चीज़ की? ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोड। प्रिंसिपल सिविल कोड की जो हदूद बयान कर दी गई हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हेयर इन आफ्टर कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिसको बाद में इस कानून में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम दिया गया है, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं, इस कोड में उसको जनाबे वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जितनी भी जुरिस्डिक्शन होगी उसको डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला कहा जाएगा। उसके बाद आ जाएं जी फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट से क्या मुराद है? फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। ऐसी अदालत जो पाकिस्तानी हदूद से बाहर है, यानी पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, वो फॉरेन कोर्ट है। विच हैज़ नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, और उसका भी पाकिस्तान में कोई इख्तियार नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में, कोई वैल्यू नहीं है, वो फॉरेन कोर्ट है। एंड इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड, ना तो उसको बनाया गया है और नॉर कंटिन्यूड, और ना ही वो चल रही है बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए। यानी ऐसी अदालत जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर है, उसकी पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी नहीं है, ना उसको फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है और ना फेडरल गवर्नमेंट उसको चला रही है, वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगी। और फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट होगी उसको फॉरेन जजमेंट कहा जाएगा। आगे आ जाएं जी क्लास 7 गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है? अब ये देख लें, गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कोई भी ऑफिसर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो गवर्नमेंट प्लीडर है। लेकिन किस लिए अपॉइंट करेगी वो देख लें, टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड, बाय दिस कोड। अब कोड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, सेक्शन 2 क्लास 1 के अंदर के कोड से मुराद सेक्शन और रूल्स यानी ऑर्डर्स
दोनों होंगे। अच्छा, बाय दिस कोड यानी इस कोड, इस सीपीसी सेक्शन और ऑर्डर्स को मिलाकर, बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर, वो कहता है कि ऐसा बंदा जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो गवर्नमेंट प्लीडर है, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो कि इस सीपीसी ने गवर्नमेंट प्लीडर के ज़िम्मे लगाई हैं। यानी कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट प्लीडर की जिम्मेदारियां जो है निभाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से अपॉइंटेड है, वो गवर्नमेंट प्लीडर है। एंड ऑल्सो मे प्लीडर, और इसके अलावा वो प्लीडर भी शामिल होगा एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर, जो गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट प्लीडर ही कहलाएगा। जज, जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो बंदा जज कहलाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए उर्दू में इजलास कुनिंदा का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, यानी वो बंदा जो इजलास को लीड कर रहा है वो जज कहलाएगा। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है वो जज है। उसके बाद है जी जजमेंट। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, वो स्टेटमेंट जो जज देता है वो जनाबे वाला जजमेंट कहलाती है। ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, डिक्री और ऑर्डर की वजूहात बयान करने के लिए जो भी जज की स्टेटमेंट होगी उसको जजमेंट कहा जाएगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, ये अपने दिल पे नक्श कर लें। सेक्शन 2 के अंदर ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डिक्री में पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो राइट्स को डिटरमाइन कर रहा हो, जो यानी राइट्स को डिटरमाइन करने के बाद उस एडजुडिकेशन का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है वो डिक्री कहलाएगा। जजमेंट वो चीज़ है, वो स्टेटमेंट है जो जज देता है डिक्री और ऑर्डर की वजूहात बयान करने के लिए, तो वो जजमेंट कहलाती है। और ऑर्डर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं जजमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। जजमेंट क्या है? अब ए ने बी के ऊपर आपके सामने सूट फाइल किया था, अब ए के हक में फैसला आ गया, भाई ए के राइट्स बनते हैं। अब जो ए के राइट्स को बयान कर रहा है वो तो हो गई डिक्री, लेकिन जज ने ये भी तो लिखना है कि भाई ए के राइट्स क्यों बनते हैं। जज ने को अपनी मर्जी से फैसला नहीं दे देना। जज ने कहना है कि जी मैंने ए को सुना, उसके गवाहान को सुना, उसके सबूतों को देखा, फिर बी को सुना, उसके गवाहान को सुना, उसके सबूतों को देखा। इन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये ओपिनियन है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ए के हक में डिक्री दे दी जाए। अब ये जो इसने पिछली पूरी स्टेटमेंट बताई है कि मैंने गवाहान को सुना, मैंने सबूतों को देखा, तमाम तर चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि डिक्री ए के हक में की जाए, ये जो तमाम तर बयानात हैं जज साहब के, ये बेसिकली जजमेंट कहलाते हैं। यानी जजमेंट जो है वो किसी जज की स्टेटमेंट कहलाती है जो डिक्री और ऑर्डर की वजूहात बयान कर रही हो कि डिक्री क्यों पास की जा रही है या ये जो स्पेसिफिक ऑर्डर है ये पास क्यों किया जा रहा है। उसके बाद नंबर 10 पे वही जजमेंट डेटर है जो आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेक्शन 2 क्लास जो है 10 तक पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने कोड को पढ़ा कि इसमें रूल्स भी इंक्लूडेड होंगे। उसके बाद हमने डिक्री देखी कि जब राइट्स को जो है डिटरमाइन करने के बाद उनको एक्सप्रेस किया जाएगा फॉर्मल वे में, तो वो जनाबे वाला डिक्री कहलाएगी। उसके बाद डिक्री होल्डर, जिसकी फेवर में डिक्री होगी वो डिक्री होल्डर है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से मुराद सिविल कोर्ट की जो जितनी जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी वो जनाबे वाला डिस्ट्रिक्ट होगा। फॉरेन कोर्ट जो पाकिस्तान से बाहर की अदालतें हैं, फॉरेन जजमेंट्स, ऐसी जजमेंट्स जो फॉरेन कोर्ट्स की हैं वो फॉरेन जजमेंट्स हैं। गवर्नमेंट प्लीडर, जो ऐसा बंदा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करे उन कामों को करने के लिए जो कोड ने इस यानी सीपीसी ने एक गवर्नमेंट प्लीडर के ज़िम्मे लगाए हैं, वो गवर्नमेंट प्लीडर है। जज मींस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, यानी इजलास कुनिंदा जो कोर्ट का होगा उसको हम जज कहेंगे। और जजमेंट जो है वो जज की स्टेटमेंट है जो ऑर्डर और डिक्री की वजूहात बयान कर रही होती हैं कि जी मैं ये डिक्री क्यों पास कर रहा हूँ। नंबर 10 पे जजमेंट डेटर है कि जिसके अगेंस्ट ये डिक्री पास की जा रही है, जिस बंदे के अगेंस्ट, वो बंदा जजमेंट डेटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 की 10 चीज़ें जो है आपको समझ आ गई होंगी। ऑल दो कि ये लेक्चर लंबा हो गया है, आई एम रियली सॉरी, बट क्या करें जी, एक्सप्लेन तो करना है। अगर आपने मतलब है कि एक्सप्लेन किए बगैर ही समझना है तो आपको सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी जो ऐसे फॉर्मल वे में आपको बताया जा रहा होता है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि सीपीसी की ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है ये मज़े की गुजर रही होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।